रात का वक्त था। सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक या तांगा गुजर जाता था। खेत सुनसान थे। चारों तरफ रात के अंधेरे ने चादर तान रखी थी। मैं रामतलाई से भी आगे निकल गया। फिर बाएं जानिब मकबूलपुरे वाली बस्ती आई और वो भी गुजर गई। उसके बाद बिजली वाला नहर का पुल आया। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखभाल कर पुल उबूर किया। अब मैं गैर आबाद इलाके में दाखिल हो चुका था। खेतों की बजाय अब मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्तों के नीचे से होकर गुजरने लगा। दूर से किसी ट्रक या बस की रोशनी नजर आती तो मैं खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफी फासला तय कर लिया था, लेकिन रात के वक्त पैदल चलना ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए, ताकि अगर किसी स्टेशन पर जालंधर की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी नजर आए तो उसमें सवार हो जाऊं। रेलगाड़ी का टिकट मेरे पास ही था। मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में आ गया। फसल ऊंची नहीं थी। मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहां से रेलवे लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटरी जमीन से जरा ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला हूँ। मुझे थकावट महसूस होने लगी। जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया था। मैं सांस लेने की खातिर रेलवे लाइन के पास बैठ गया। पीछे से रेल के इंजन की सीटी की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, दूर इंजन की लाइट चमक रही थी। मैं लाइन से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक ट्रेन की पिछली लाल बत्ती मेरी निगाहों से ओझल न हो गई, मैं उसे देखता रहा। मैं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकता था। ये भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। जब थकावट दूर हुई तो मैं उठकर लाइन के साथ साथ चल पड़ा। ये इत्मीनान जरूर था कि मैं अमृतसर पुलिस के चुंगल से निकल आया था। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने लाइन के दरमियान संभल कर पांव रखते हुए पुल उबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की बत्तियां जलती नजर आईं। फिर ये गांव भी गुजर गया। मैं चलते चलते वाकई थक गया था। मैंने सोचा कि कोई महफूज सी जगह देखकर बाकी रात वहां आराम करना चाहिए और सुबह रोशनी में सफर करना चाहिए। अंधेरे में सिवाय खेतों पर फैली हुई धुंधली सी तारीकी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया। मेरी आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थी। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशेब में एक चबूतरा सा बना हुआ था। मैं ढलान से नीचे उतर गया। ये चबूतरा पक्की ईंटों का बना हुआ था और छोटा सा था। पता नहीं ये किसने बनवाया था। बहरहाल रात बसर करने के लिए ये अच्छी जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुश्क होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर सर रख कर लेट गया। जब जरा बदन की गर्मी दूर हुई तो सर्दी महसूस होने लगी। मैंने अपने घुटने अपनी छाती के साथ लगा लिए और गेंद सा बनकर आंखें बंद कर लीं। बहुत थका हुआ था। नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उस वक्त खुली जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती लाइन पर से गुजरी। मैंने आंखें खोलकर देखा। आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था। पौ फट रही थी। मैं अगरचे 2-3 घंटे ही सोया था, मगर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों के साथ चल रहा था। मैं काफी देर तक चलता रहा। खेत खत्म हो गए तो वीरान जमीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आ गई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसकी मसवाक बनाई। उससे दांत साफ किए। नदी के पानी से मुंह धोया। थोड़ा सा पानी भी पिया। उसके बाद दोबारा आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नजर आ रहे थे, मगर वो मुझसे काफी दूर थे। मुझे भूख महसूस होने लगी थी, मगर वहाँ मैं किसी से खाने पीने को तलब नहीं कर सकता था। ये गांव भी जाहिर है हिंदू सिखों का ही था। धूप काफी निकल आई थी और चलते चलते मुझे पसीना आ रहा था। वहाँ कोई सड़क या रास्ता तो था नहीं। मैं खेतों खेत चलता रहा। कभी चलते चलते एक खेत में आ जाता, कभी दूसरे खेत की मींढ पर चलने लगता, जहाँ फसलें मेरे कद के बराबर ऊंची थी। मैं एक खेत की मींढ पर से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त हो गई। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने ही लगा था कि जैसे मेरे कदम अपने आप रुक गए। असल में उस औरत ने जो फसल के पीछे थी एक ऐसा जुमला बोल दिया था जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। उस औरत ने पंजाबी जबान में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही किसी 8-9 साल के लड़के ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान सा होकर वहीं खेत की नींद पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है। मशरकी पंजाब में जितने मुसलमान खानदान आबाद थे, उन्हें सन 47 में हिंदू सिखों ने खत्म कर दिया था और जो बच गए थे वो भागकर पाकिस्तान आ गए थे। ये मशरकी पंजाब का इलाका था जहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना नामुमकिन बात थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ना सिखा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की, मगर फसल इतनी घनी थी कि मुझे वो औरत नजर नहीं आ रही थी। फसल ऊंची भी थी और मेरे सामने खेत की मींढ दूर तक चली गई थी। मैं मींढ से एक तरफ हटकर
फसल की ओट में छुप कर बैठ गया। औरत ने 3-4 मरतबा लड़के को कलमा शरीफ याद कराया और फिर कहा, जा पुत्र अब स्कूल जा, देर ना हो जाए। मुझसे कोई 50 गज दूर एक जगह से फसल के पौधे एक तरफ हटे और फसल के अंदर से एक 7-8 साल का लड़का बाहर निकला, जिसने कमीज और निकर पहन रखी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था। उसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके बालों का जूड़ा सर के ऊपर बनाकर जूड़े को रुमाल से बांधा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो औरत भी खेत से बाहर निकल आई, जो उस सिख लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही थी। मेरे लिए ये अजीब व गरीब लम्हा था जिसको मेरा दिमाग हल न कर सका। सिख लड़के के गले में स्कूल का बस्ता लटक रहा था। वो एक जगह अपनी माँ से जुदा होकर दूसरे खेत की तरफ चल दिया। उसका स्कूल उस तरफ होगा। अब मींढ पर वो औरत अकेली जा रही थी। वो शलवार कमीज में थी। मुझसे न रहा गया। इस बात से भी मुझे हौसला हुआ कि ये औरत मुसलमान है, इससे मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं जल्दी से उठा और औरत के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगा। औरत दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी थी तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, बहन जी जरा रुकना। औरत वहीं रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने उसके करीब जाकर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझसे भी ज्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज्यादा सोचने का मौका न दिया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी मैं मुसलमान हूँ। मैंने कलमा शरीफ पढ़ दिया और कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया। आपका बेटा सिख है और आप उसे कलमा शरीफ याद करा रही हैं। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं फसल में छुपकर इन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। औरत की उम्र 30-32 साल के करीब होगी। रंग साफ था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी का तासुर था। उसने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीजा लगवा कर अमृतसर आया था। रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं पानी पीने के लिए उतरा और गाड़ी चल दी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था कि जरा सैर भी हो जाएगी और अगले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी भी पकड़ लूंगा। खेतों में से गुजरते हुए आपकी आवाज सुनी कि आप किसी लड़के को कलमा शरीफ याद करा रही हैं। मैं वहीं रुक गया। मैं अभी तक हैरान और परेशान हूँ कि आप सिख औरत हैं मगर अपने बेटे को मुसलमानों का कलमा शरीफ याद कराती हैं। ये क्या राज है? इतना मेरे दिल को यकीन था कि ये औरत मुसलमान है, क्योंकि किसी सिख औरत को जरूरत नहीं कि वो अपने सिख बेटे को इस्लाम का कलमा याद कराए। लेकिन मैंने उस पर जाहिर न किया और उसे यही कहा कि वो सिख औरत होकर अपने बेटे को कलमा पाक क्यों याद करा रही है। औरत की नजरें मेरे चेहरे पर जम गई थी। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे पूछा, क्या तुम वाकई पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, हाँ ये मेरा पासपोर्ट देख लो। मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट को गौर से देखा, फिर उस पर लगी हुई मेरी तस्वीर देखी। जब उसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मामला और पेचीदा हो गया था। मैं चुप खड़ा उसको तकता रहा। औरत ने दुपट्टे से आंसू पूंछे, एक नजर पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, वहां आ जाओ भाई। वो मुझे फसल के अंदर ले गई, जहां थोड़ी सी जगह खुली थी। वो बैठ गई, मैं भी उसके सामने बैठ गया। अब उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और सिसकियां भरकर रोने लगी। मैं परेशान हो गया। मेरी समझ में कुछ ना आया तो मैं यूं ही उसे तसल्लियां देने लगा। रोने से जब उस औरत के दिल का गुबार जरा धुला तो वो कहने लगी, मैं सिख नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर एक सिख की बीवी बना दी गई हूँ। मैं दम बखुद सा होकर रह गया। तब उस बदनसीब मुसलमान औरत ने अपनी जो दर्दनाक कहानी सुनाई वो मैं आपको अपने लफ्जों में सुनाता हूँ। जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो मशरकी पंजाब में हिंदू सिखों ने मिलकर मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के घरों को जला दिया, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया। नौजवान लड़कियों को उठाकर ले गए। इस औरत का नाम रजिया बानो था। वो बताती है कि उनका घर किरतारपुरा के कस्बे में था। जब फसादात शुरू हुए तो उस वक्त रजिया बानो की उम्र 16-17 साल की थी। उसके 2 छोटे भाई थे, एक माँ और बाप। सिखों ने कस्बे के मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया। रजिया बानो का बाप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घर से भागा। सिखों ने उसका पीछा किया। रजिया बानो का बयान है कि सिखों ने उसके सामने उसके माँ बाप और 2 छोटे भाइयों को किरपाने मार मार कर शहीद कर दिया। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक सिख के घर में थी। ये सिख उसे अगवा करके ले आया था। पहले तो 1 साल तक उसने रजिया को वैसे ही घर में डाल रखा, फिर उससे सिखों के रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। रजिया के 3 बच्चे पैदा हुए जो 2-2, 4-4 साल की उम्र तक पहुंचकर मर गए। फिर ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बाप ने बिशन सिंह रखा। रजिया बानो ने बताया कि मेरे साथ किस्मत ने जो करना था वो हो गया, मगर मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा सिख न बने, वो मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे। चुनाचे उसने अपने सिख खामन से छुपकर उसे नमाज पढ़नी और कलमा शरीफ पढ़ना भी सिखा दिया। रजिया कह रही थी, मैंने अपने सिख बेटे का खुफिया नाम गुलाम अली रखा है। लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने उसे नमाज पढ़नी भी सिखा दी है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर 2 नफल भी अदा कर लेता है। मैं उसे बाकायदा नमाज नहीं पढ़ा सकती। उसका सिख बाप बड़ा जालिम और मुतासिब सिख है। हमने ये बात उससे छुपा रखी है।
मेरे बेटे ने कलमा शरीफ के अलावा अलहम्द शरीफ भी मुझसे सीख कर जुबानी याद कर ली है, मगर मैं हर रोज़ जब वो स्कूल जाता है तो उसके साथ यहाँ तक आती हूँ और रास्ते में उसे कलमा शरीफ याद कराती रहती हूँ। मेरा बेटा अंदर से पूरा मुसलमान बन चुका है। अब मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान जाऊँ और फिर वहाँ से कभी वापस ना आऊँ। मगर मेरा खावंद मुझे पाकिस्तान का नाम तक लेने नहीं देता। फिर उसने हिंदू सिख औरतों के साथ मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मेरे बेटे को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं उस मुसलमान औरत की अलमनाक दास्तान सुनकर सकते में आ गया था। मेरे सामने एक ऐसी मजलूम औरत हाथ जोड़े बैठी थी जिसने अपने माँ बाप भाइयों को ही नहीं अपनी इज्जत को भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। ये सन 47 में मशरकी पंजाब में उन सिखों के हाथों अगवा शुदा एक मुसलमान औरत का अलमिया नहीं था, बल्कि ऐसी हजारों लाखों मुसलमान औरतों का अलमिया था जो न जाने भारत के देश में, काफिरों के देश में कहाँ कहाँ कैसी कैसी जिल्लत की जिंदगियां बसर कर रही थी। ये औरत जो कभी एक गैरतमंद बाप की मुसलमान बेटी रज़िया बानो थी, अब कुलदीप कौर के नाम से अपनी कोख से बिशन सिंह को जन्म देकर पाल रही थी और छुप छुप कर उसे कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। मैंने अपने हाथों से रज़िया बानो के हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरी बहन, अगर ये बात मेरे इख्तियार में होती तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान ले जाता, मगर मेरी बहन, यकीन करना मैं मजबूर हूँ। ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूंगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। रज़िया बानो उर्फ कुलदीप कौर के चेहरे पर एक ऐसा गम, ऐसी उदासी छा गई थी जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मैंने कौम की उस बदनसीब बेटी के पाँव को एक हाथ से छूकर वो हाथ अपनी आंखों पर लगाया और उठते हुए कहा, जिंदगी रही तो एक बार बहन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ये कहकर मैं फसल में से निकलकर खेत की मींट पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की उस मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। कितनी देर तक मैं चलता गया, मुझे कुछ पता न चल सका कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जब अपने होशो हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुंचा हूँ। रेल का फाटक बंद था, गाड़ी आने वाली थी। फाटक की दोनों जानिब कच्ची सड़क पर एक दो रेड़े खड़े थे। एक सिख भैंस का रस्सा हाथ में थामे भैंस को रेलवे लाइन पार कराने की कोशिश कर रहा था। दूर से रेल के इंजन ने सीटियां देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचा दिया। सिख इतनी देर में भैंस को लाइन पार करा चुका था। इस बार गाड़ी जालंधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दूर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में रेलगाड़ियों के आगे लगे हुए कोयले से चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चूंकि इंडिया में कोयला कई मकामात से निकाला जाता है, इसलिए ज्यादातर रेलगाड़ियां कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती लाइन के दोनों तरफ गर्द उड़ाती गुजर गई। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक पैदल चलता रहूंगा। मैं अमृतसर वाली खतरे की फजा से काफी दूर निकल आया था। बेहतर है कि मैं जीटी रोड पर वापस चला जाऊं और वहां से किसी ट्रक या बस में बैठकर किसी अगले शहर पहुंचूं। चुनाचे मैं रेलवे फाटक से कच्ची सड़क पर हो गया। ये देहाती इलाका था। किसी को क्या पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मेरा लिबास ही ऐसा था कि लगता था कि शहर से कोई लड़का गांव अपने अजीजों से मिलने आया है या मिलकर वापस जा रहा है। कच्ची सड़क खेतों में 2-4 मोड़ काटने के बाद जालंधर की तरफ जाती जीटी रोड पर मुझे दरख्त के नीचे बूढ़ा सिख नजर आया जो छाबे में नागपुरी संतरे बेच रहा था। इस किस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ खाया था। मुझे भूख लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। पहले सोचा कि सिख के पास नहीं जाना चाहिए, न जाने वो क्या पूछ बैठे और क्या जवाब मुंह से निकल जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसी कोई बात नहीं, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ। भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं सरदार जी के पास चला गया और पूछा, सरदार जी संतरे कैसे लगाए हैं। मैंने पंजाबी में बात की। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, खा कर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा ली और पूछा कि कितने पैसे दूं। सरदार जी ने बेनियाजी से अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपया दे दो। मैंने उसे 1 रुपये का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं उस जगह से कोई सवारी नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ कस्बे के मोड़ था और रेड़ों गड्ढों। मैं सड़क के किनारे एक तरफ खड़ा हो गया और किसी लारी वगैरह का इंतजार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया मगर वो न रुकी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी न रुका। दूर से एक जीप आती नजर पड़ी। मैं सड़क से जरा हट कर दूर खड़ा हो गया, इस ख्याल से कि ये कहीं पुलिस वगैरह की जीप न हो, मगर ये सिविलियन जीप थी। एक सिख सिविलियन कपड़ों में उसे चला रहा था। थोड़ी दूर तक चला हूँगा कि पीछे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गधा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। दूर से मैं बस को पहचान न सका। मैंने उसे हाथ दे दिया।
बस मेरे करीब आकर रुक गई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि बस की पेशानी पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा था। ये पुलिस की गाड़ी थी। सिख ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बाबूजी आ जाओ।